सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में, IIT में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे, हम नए नए फॉर्मूलाज हम इसमें डिराइव करेंगे और उसके बेस पे हम इसमें ग्राफ्स भी करेंगे। तो इसमें ग्राफ और जो फॉर्मूला है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कई बार ट्रिकी भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कई बार ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। अगर हमने सारे कंसेप्ट स्टडी किए हुए हैं तभी हम इसके क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि जो इसके जो कंसेप्ट है सारे के हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कोई एक प्रॉपर टॉपिक नहीं है जिसके हम बेस पे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन की केमिकल काइनेटिक्स क्या है, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी और किस लिमिटेशंस को इसने क्या किया, दूर किया। थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें मेजरली हम कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। ओके, देखो इससे पहले हमने किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। ये लगा सकते हो कि जो केमिकल काइनेटिक्स है थर्मोडायनेमिक्स का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब ये नहीं है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर हमें नहीं आएगी तो हमें केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक अलग है, काइनेटिक्स अलग है। बट जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी उसको केमिकल काइनेटिक्स ने क्या किया, दूर किया। उसको क्या किया, दूर किया। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनिटी, कि वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, कि कोई भी अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी, कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। किसके पास जाएंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स के पास जाएंगे। ठीक है ना। अगर हमें कोई बताना है कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, हमें थर्मोडायनेमिक्स से इजीली पता चल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी आसानी से पता नहीं चला। थर्मोडायनेमिक्स में हमने उसमें भी बहुत हमने चेंजेस किए, तब जाके हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चला कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कंसेप्ट एक हीट के बेस पे आया था कि अगर हीट रिलीज हो रही है, अगर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पहले हमने हीट के बेस पे बताया, फिर हमने एंट्रोपी के बेस पे बताया कि अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। दोनों ही शुरू में हमें ठीक लग रहे थे, बाद में क्या हुआ, बाद में दोनों की लिमिटेशन आई कि सही से बात नहीं कर रही हैं, ये आधी अधूरी बातें कर रहे हैं। फिर एक नया कंसेप्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी ने, गिब्स फ्री एनर्जी ने हमें बताया कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है तो रिएक्शन को कोई नहीं रोक सकता, वो क्या होगी, हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होने वाली रिएक्शन है वो। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होगा, हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना, हमें बस हल्का सा पुश करने की ज़रूरत है, बाकी तो अपने आप काम हो जाएगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है अगर हमें उसको क्या करना है, उसको हमें प्रोसीड करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है अगर हमें। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि हमें पता है कि जो गैस है, गैस कहाँ से कहाँ जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर। तो हाई से लो अपने आप जा रही है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो वो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ, अपने आप हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। बट अगर हमें लो से हाई लेके जाना है तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ा काम है, हमें वैक्यूम पंप का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो वो क्या हो गया, वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। इस तरह से आप उसमें लगा सकते हो। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चला कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चला। बहुत अच्छी बात है, उस टाइम लगा कि चलो हमें ये तो पता चला कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन होगी नहीं होगी, यही बहुत बड़ी बात थी। बाद में हमने देखा कि स्पॉन्टेनिटी चलो ठीक है, अब हमें ना रेट के बारे में पता होना चाहिए। रेट का मतलब है स्पीड के बारे में पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन हुई है, फास्ट हुई है, स्लो हुई है, या फिर उसने कितना टाइम लिया, मॉडरेट रेट में हुई है वो। तो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। और स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करती। तो हमने देखा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स है, उसकी हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन की भी हमें ज़रूरत है, कि हमें रिएक्शन की स्पीड पता होनी चाहिए कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, फिर रिएक्शन विद इन 1 सेकंड खत्म हो रही है, रिएक्शन 1 महीना चल रही है, या फिर रिएक्शन कई साल भी चलती है। तो हमें पता होना चाहिए ना स्पीड के बारे में, रेट के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भी अगर ये रिएक्शन हमने अब शुरू किया तो कब जाके ख़त्म होगी। हमें आइडिया उसी टाइम पता होना चाहिए कि हमें कि इसका कंप्लीशन टाइम कितना है। और आपको बताऊं, कई रिएक्शन ऐसी होती है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होती,
इन्फानाइट टाइम, बताऊंगा मैं आपको, एग्जांपल भी दूंगा। कई रिएक्शंस ऐसी है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, तो हमें पता होना चाहिए भाई ये इन्फानाइट टाइम लेगी। हमें उसको देख के, हमें उसको ऑब्जर्व करके कोई फायदा नहीं है कि हम देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज होगा, हम उसको स्टडी करेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। पीएचडी में एक एक रिएक्शन के ऊपर पीएचडी हो जाती है, और एक रिएक्शन ही वो 2-3 साल तक स्टडी करते रहते हैं, उसी रिएक्शन के बारे में सारा कुछ पता चलता रहता है। अब पता चल रहा है कि रिएक्शन इन्फानाइट टाइम ले रही है, तो पीएचडी नहीं हो रही, पीएचडी नहीं होगी बच्चे की, तो गलत हो जाएगा काम। ये हमें पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन है वो कितना टाइम लेगी वो। ओके, तो वो टाइम हमें कहाँ से पता चला? थर्मोडायनेमिक्स से तो पता नहीं चला, थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया नहीं, उसने सिर्फ इतना बताया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किस रेट से होगी, किस स्पीड से होगी, कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में बात नहीं की। तो उसके बारे में तो हमें बात करनी थी, तो हमें पता लगाना था। तो ऐसे करते करते तो एक नई केमिस्ट्री की ब्रांच का एवोल्यूशन हुआ जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, रिएक्शन का रेट क्या है। यहाँ पे हम स्पीड और रेट बात सेम ही है, पर यहाँ पे हम स्पीड टर्म नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम रिएक्शन के लिए रेट टर्म यूज़ करते हैं, रेट, RATE। बात वही है, स्पीड कितनी है उसकी। ओके, जैसे हम स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस पॉइंट टाइम करके, ऐसे हम रेट की वैल्यू भी निकालेंगे, ऐसे हम रेट भी निकालेंगे। और रेट और स्पीड क्या है, सेम ही बात है। तो हमें रिएक्शन की स्पीड रेट का पता होना चाहिए कि रिएक्शन कब होगी कब वो नहीं होगी। सारा कहाँ पता चलता है? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पता चलता है। और जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो बहुत ही लाजवाब है। देखो जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार न्यूज़ भी आती है कि एक स्केलेटल मिला है, कंकाल मिला है, कि वो इतने साल पुराना है, इतने हज़ारों साल भी बता देते हैं। वो कैसे बताते हैं? सोचा कभी कैसे बताते हैं वो इतने 1000 साल पुराना है? एक उनको एक पेड़ मिल गया है जो इतने साल पुराना है, वो बाबा आदम के ज़माने का है। सुना है कभी? वो कहाँ से पता चलता है? केमिकल काइनेटिक्स से पता चलता है। कौन बताता है हमें? केमिकल काइनेटिक्स बताता है। हमारी बॉडी के अंदर देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई भी, जैसे कोई भी स्केलेटन है वो कितने साल पुराना है। आपने सुना होगा ना, कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप्स जनरली हम 12 पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं। कार्बन का 14 आइसोटोप्स भी होता है। कार्बन 14 हमें 12 सुना है, हमें 13 सुना है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 आइसोटोप्स। ऐसे आयरन का अगर मैं बताऊं आपको, आयरन हम कितने पढ़ते हैं? Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, और आपको बताऊं Fe4 पॉजिटिव भी होता है। क्यों नहीं करते हम इनकी बातें? नहीं करते भाई। रेडियो एक्टिव है, क्यों करेंगे बातें? बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही ट्रेस, मतलब 100 में से 0.000 समथिंग % प्रेजेंट होंगे। क्या कर लेंगे हम उसका? क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन करके? नॉर्मल रिएक्शन शो ही नहीं करते, ज़्यादा यूज़ करते नहीं हम, क्योंकि हमें मिलता ही नहीं ज़्यादा। तो ऐसे जैसे हो गया, कार्बन 14 हो गया, आयरन 4 हो गया, कार्बन 14 हो गया। तो हमारी बॉडी के अंदर ना कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में लगा लो या फिर ट्री में, मतलब वुड के अंदर लगा लो, कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। अब कार्बन 14 प्रेजेंट होता है, ये तो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव है ये। ओके, अब होता क्या कि ना, ये ना कंटिन्यूसली कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली कम हो रहा है। किसी की बॉडी उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जीरो नहीं होगा कभी ये कभी जीरो नहीं होगा, इसकी गारंटी है। जो कार्बन 14 है कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो किस तरह से डिक्रीज होता है, इसका देखना, डिक्रीज होना रेट। लेट्स से कि मैंने मान लिया कि पहले 100 था, 100 ग्राम मान लो, ठीक है, 100 था पहले, अब हाफ डिक्रीज हो गया, 50 रह गया। अब दोबारा फिर हाफ हो गया, मतलब 50 का हाफ तो 25 होता है, तो 25 क्या होगा? डिक्रीज हो गया। तो बचा कितना? 25 का हाफ और डिक्रीज हो गया 12.5, बचा कितना? 12.5। इसका हाफ 6.25, इसका हाफ 3.125, इसका हाफ आप ऐसे करते रहना, आप निकालोगे लास्ट में चाहे 0.0000 चाहे 10 20 50 जीरो आ जाए, इसको जीरो करके दिखाओ। इसको जीरो नहीं कर सकते आप, वैसा राउंड फिगर में जीरो कर लो, राउंड फिगर है ना वो, इसको हम जीरो नहीं कर सकते। एक्चुअल वैल्यू इसकी जीरो नहीं हो सकती। तो यही इस तरह से चलता है, 100, 50, 25, 12.5, 6 इस तरह से डिक्रीज होता है इतना। अब इतना डिक्रीज हो, कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जैसे हमें कोई स्केलेटन मिला है, हमें पता लगाना है कितने साल पुराना है ये, कितने साल में। हमें लग रहा है कि कहीं तो आइडिया मान रहे हैं कि 200 होगा, 400 होगा, 300 होगा, पता चला लास्ट में 2000 निकल कर आ गया तो हम कैसे करते हैं कि उसमें चेक करते हैं कि उसमें उस टाइम कितना कार्बन 14 प्रेजेंट है। जो हमें स्केलेटन मिला है उसमें देखते हैं उसमें उस टाइम कितना कार्बन 14 प्रेजेंट है।
हमें पता चला कि जब हमने देखा उसको कि उसमें कितना कार्बन 14% है। इनिशियल हमें पता होता है, जैसे हमें नॉर्मल एक है भी, हाँ इसमें इनिशियल इतना होता है, जैसे हमारी बॉडी में पता है कि इसमें इनिशियल इतना है, इसमें इनिशियल इतना है और अब इतना है। इनिशियल भी पता चलेगा कितना था, वो तो हमें आइडिया लग जाता है कि उसके जैसा कोई और भी तो होगा ना, उससे पता चल जाता है हमें इनिशियल कितना है और अब उसके अंदर इतना है। तो वहाँ से हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर देते हैं। अभी बताऊंगा फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस तरह से, वहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर देते हैं और टाइम से हमें पता चल जाता है कि इतने साल पुराना है। आप सुनोगे जी कि हमें खुदाई करने के बाद वो कुछ स्केल्टन मिले हैं जो जहाँ से हमें हड़प्पा के बारे में पता चला। कहाँ कैसे पता चला भाई? केमिकल काइनेटिक्स ने बताया। कोई इतने बीसी का था वो, बीसी मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट, दूसरा बीसी नहीं, कभी गलत ले लो, और इतना ईसा पूर्व है, मतलब पता चलता है ना हमें। तो वो कैसे पता चलता है? केमिकल काइनेटिक्स से। कहाँ से पता चला है? केमिकल काइनेटिक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इसकी, केमिकल काइनेटिक्स की। हमारा डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है। समझ आ गया? मतलब रेट के बारे में हमें पता चलेगा, स्पीड के बारे में यहाँ से हमें बात करेंगे कि इसकी रिएक्शन की क्या स्पीड है, कितना टाइम लेगी रिएक्शन कंप्लीट होने में, हाफ में कितने में कंप्लीट होगी। ये जो हमारी हाफ रिएक्शन है, जैसे 100 से 50 है तो कितना टाइम लेगी हाफ में। अब ऐसा जरूरी नहीं है देखो कि हाफ में जितना टाइम ले कंप्लीट में भी उतना टाइम ले। हाफ में जितना टाइम ले कंप्लीट में उससे डबल ले। मतलब जैसे लेट्स से कि ये से ये 1 साल में हो रहा है, ये से ये 1 साल में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो पूरी रिएक्शन है 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। नहीं कंप्लीट होगी 2 साल में। देखो अगर इसके अंदर 1 साल लग रहा है तो इसके अंदर भी तो 1 साल लगेगा, इसके अंदर भी कितना लगेगा? 1 साल लगेगा, इसके अंदर भी कितना लगेगा? 1 साल। ऐसे करते 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 बहुत ही कई 100 साल निकल कर आ जाते हैं यहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई हाफ 1 साल में हो रहा है तो पूरी रिएक्शन 2 साल में हो जाएगी, नहीं होगी। कि हाफ अगर 1 मिनट में हो रहा है पूरी रिएक्शन 2 मिनट में हो जाएगी, नहीं होगी। होगी भी नहीं भाई, इनफाइनाइट टाइम चलेगी वो। यही तो इसकी एप्लीकेशन है, यही तो इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, समझ आया? तो केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली रेट के बारे में बातें करेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन की स्पीड क्या है। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले लिखेंगे हम फेलियर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फेलियर ऑफ thermodynamics, a new branch of comes which is chemical काइनेटिक्स। कि जो थर्मोडायनेमिक्स की जो फेलियर थी उसका जो लिमिटेशन थी उससे क्या हुआ, नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, उसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक्स, हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स only deal with feasibility of chemical reaction, chemical thermodynamics only deal with feasibility of chemical reaction and it gives no idea about rate या फिर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट रेट या फिर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ से हमें फिजिबिलिटी के बारे में पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किस रेट से होगी, किस स्पीड से होगी, कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में पता नहीं चलता। तो उसके बारे में पता हमें कहाँ से चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स से चलेगा। ओके, समझ आ गया? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से ही क्या हुआ, हम ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन को क्या किया? केमिकल काइनेटिक्स ने दूर किया। ओके, अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, जिसकी डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स की। आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
It is a branch of chemistry in which we deals rate या फिर speed of chemical reaction, in which we deals rate या फिर speed of chemical reaction। एक तो रेट के बारे में, स्पीड के बारे में हम बताएंगे इसके बारे में। ओके, देखो रेट और स्पीड तो ठीक है, और हम बताएंगे कि रेट जो ये स्पीड है, रेट है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम कुछ और अगर फैक्टर्स को चेंज कर दें तो रेट में क्या फ़र्क पड़ा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है ना, तो रिएक्शन बढ़ाने से रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से ऐसे फैक्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसके बारे में चलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। और इसके साथ साथ हम मैकेनिज्म में भी बात करेंगे। जैसे कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसमें कितने अमाउंट में एनर्जी लगी है, उसमें कितने अमाउंट में एनर्जी लगी, वो रिएक्शन हमारी कितने स्टेप में हुई है, उसका जो इंटरमीडिएट है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी क्या है, सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। और जो इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर जो मैकेनिज्म बात करते हैं वैसे यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं कोलिजन्स की, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, कोलिजन्स की बात करते हैं। देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। यहाँ पे हर बात कोलिजन के टर्म्स में बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या करें, कोलाइड कर रहे हैं, बार बार कोलाइड कर रहे हैं, बार बार क्या करें, कोलाइड करें। अब कहते हैं कोलिजन भी दो तरह के होते हैं, कोलिजन भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक इनइफेक्टिव। इलास्टिक इनलास्टिक की बात नहीं कर रहा, वो भी होता है टाइप। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव का मतलब है कि कोलिजन होके प्रोडक्ट देगा, वो तो हो गया इफेक्टिव, कि कोलिजन हुआ, क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। एक हुआ इनइफेक्टिव, कोलिजन तो हुआ बट प्रोडक्ट नहीं बना, वो क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। देखो कोलिजन होने के लिए ना बहुत सारी कंडीशंस की जरूरत है। ये जो ओरिएंटेशन है, जैसे दो जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप मान लो अगर ये यहाँ से कोलाइड करेंगे, ऐसे कोलाइड करेंगे, तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तभी प्रोडक्ट देंगे, तभी क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो अगर यहाँ से कोलाइड करके कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, हमारा इफेक्टिव कोलिजन हो गया। ये क्या हो गया, इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ से कोलाइड करेंगे तभी क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये हर बार ऐसे हो, ऐसे भी आ सकता है, इस तरह होगा, तो ये क्या हुआ, इनइफेक्टिव कोलिजन हुआ। ओरिएंटेशन क्या थी, प्रॉपर नहीं थी, ये इस तरफ नहीं इस तरफ होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन अगर इम्प्रॉपर है तब जो हमारा कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं, उनसे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। वो कोलाइड करेंगे, एनर्जी चेंज होगी और दोबारा क्या आ जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे, मतलब दोबारा वो रिएक्टेंट में ही रहेंगे, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स में किसकी बात करते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जहाँ पे हम स्पीड या रेट के बारे में बात करते हैं। उसके फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो हमारी स्पीड या फिर रेट है किसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, और इसके अंदर मैकेनिज्म है, उसके बारे में बात करेंगे कि मैकेनिज्म में कितनी एनर्जी लगी है, कितने स्टेप में हमारी रिएक्शन हुई है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, इंटरमीडिएट उसकी एनर्जी क्या है, सारा हम बताएंगे कि फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा एनर्जी लगी या फिर सेकंड स्टेप में एनर्जी ज़्यादा लगी, वो सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, समझ आ गया कि केमिकल काइनेटिक्स जो थर्मोडायनेमिक्स है उसी की लिमिटेशन को इसने क्या किया, दूर किया। क्लियर। तो हमने देखा कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उसने उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अब बात करेंगे, देखो हमने किया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स से क्या पता चलेगा, रेट, केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पता चलेगा। तो रेट के बेस पे हम कितने टाइप की रिएक्शन को स्टडी करते हैं वो देख, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट।
कि रेट के बेस पे हम रिएक्शन को कितने टाइप में क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। देखो रेट के बेस पे हमारी 3 टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो होती है बहुत फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट कितना, बहुत फास्ट 10⁻⁻14 सेकंड के अंदर क्या हो जाते हैं, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। एक होते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शन, एक करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होगी मॉडरेट टाइम। कि जो रेट है या फिर स्पीड है, स्पीड के बेस पे हमने 3 टाइप की रिएक्शन क्या किया, उसको कैटेगराइज किया हुआ। एक तो बहुत फास्ट रिएक्शन, बहुत जल्दी हो जाती है। एक बहुत स्लो का मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन लेगी, महीने लेगी, या फिर वहाँ पे कई साल भी लग सकते हैं। वो रिएक्शन क्या होगी, बहुत क्या होगी, वेरी स्लो रिएक्शन होगी। और एक है मॉडरेट टाइम। मॉडरेट टाइम मतलब जो रिएक्शन कुछ टाइम में हो रही है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे रिएक्शन, वो किस में आएगी, वो मॉडरेट टाइम के अंदर वो रिएक्शन आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। इसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन होगी। कितना जल्दी रिएक्शन होगी, ये होगी हमारे 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी, रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। दिस रिएक्शन टेक प्लेस अराउंड 10⁻14 टू 10⁻16 सेकंड कि इतनी फास्ट रिएक्शन है कि 10⁻14 से 10⁻16 सेकंड में क्या हो जाएगी, रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो हमें पता है कि हम जो टाइम में शायद हम माइक्रो सेकंड तक हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइक्रो सेकंड है 10⁻6 तक, इतने टाइम, इतने कम में हम चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। मतलब 10⁻14 10⁻16 इतने जो कम टाइम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक हम नहीं जा सकते। तो इस केस में क्या है कि जो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं उनको हम स्टडी ही नहीं कर सकते कि रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन इतनी फास्ट हो गई है कि हमें पता ही नहीं चला कि उसका रेट क्या, उसका जो एक्चुअल में जो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, हम बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इतनी फास्ट हो गई है कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। रिएक्शन इतनी फास्ट हो गई हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। और हमें पता है कि हम टाइम के माइक्रो सेकंड तक ही हम उसको उस पर जा सकते हैं, इतने कम में नहीं जा सकते। ओके, तो जो ये टाइप की रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो लिख सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल to observe दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इन टाइप की रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इतनी क्या है, फास्ट है। कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगे इसके अंदर? जैसे हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बहुत फास्ट होती है। एसिड और बेस की रिएक्शन है, ये बहुत क्या होगी, फास्ट होगी एसिड बेस। या फिर हम बोले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन, या फिर एक्सप्लोजन रिएक्शन। मेनली हम ये पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ओके, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या करेंगे, एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि हम उसको क्या करते हैं, स्टडी नहीं कर सकते। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लोजन रिएक्शन। एक्सप्लोजन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे बहुत ही ज्यादा मोड में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। बहुत ज्यादा मोड में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो बहुत ज्यादा जब अमाउंट में हीट रिलीज होगी, जैसे रिएक्टेंट से क्या गए, प्रोडक्ट गए, और यहाँ से क्या निकली है, हीट निकली है। अब हीट बहुत ज्यादा है, हीट क्या बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा।
इन दोनों का सम किसके इसके इक्वल आएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो बहुत स्टेबल बन रहा है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है ना। तो अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो क्या होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। जाता है वो तो कि रिएक्टेंट से कहाँ जाए, प्रोडक्ट जाए, बस इनिशिएट करना है रिएक्शन ऑन द स्पॉट हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें इनिशिएट करना, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑन द स्पॉट हो जाएगी। तो ये वो रिएक्शन है जो बहुत फास्ट होंगी। ये क्या होंगी, बहुत फास्ट होंगी। आप इसमें एग्जांपल लिख भी सकते हो किसी भी एक रिएक्शन का, जैसे एसिड बेस की रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। AgNO3 + NaCl गिव्स AgCl। AgCl क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। कलर कैसा होता है इसका, सिल्वर व्हाइट। साथ में क्या बचेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। अब देखो आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लोजन रिएक्शन, इनके अंदर ना आयनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। जैसे AgNO3 कैसा है, आयनिक कंपाउंड। NaCl कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। इनके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। देखो अगर कोई भी रिएक्शन हुई है, कोई भी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उसमें चेंजेस क्या आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। और प्रोडक्ट में बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकडाउन होंगे और प्रोडक्ट के लिए बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे। मतलब बॉन्ड ब्रेकडाउन होना और बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, वही क्या है हमारे, वही चेंजेस होते हैं रिएक्शन में। अब देखो जो है हमारा आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में तो बॉन्ड ही नहीं होता, नो बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड होता है, ये क्या है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो जब इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे हम उसको उसके सोल्यूशन में डालेंगे, सोल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा, एकदम आयनिक कंपाउंड मिल गए और दूसरे के साथ क्या हो गए, जाके वो अटैच हो गए। भाई दो आयनिक कंपाउंड, ये दो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके आयन इसके साथ क्या दे दिया हमें, AgCl दे दिया और NaNO3 दे दिया। तो इसके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं होता। अगर बॉन्ड नहीं होगा तो टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। इसलिए रिएक्शन क्या होती है, बहुत इतनी फास्ट हो जाती है कि हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो इन रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी भी नहीं करते। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सिर्फ हम उन्हीं रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो क्या हो, जिसका रेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, जिनका रेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इनका रेट हम इजीली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तो हम इनको स्टडी भी नहीं करते। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम इन टाइप की रिएक्शन को स्टडी नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये क्या बहुत फास्ट रिएक्शंस हैं ये। ओके, तो अब यहाँ पे लिख भी सकते हो कि दीज टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व आयनिक बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व आयनिक बॉन्ड। इनके अंदर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड बॉन्ड ही नहीं है वो तो, आयनिक बॉन्ड को नो बॉन्ड ही बोलते हैं ना। आयनिक बॉन्ड तो बॉन्ड ही नहीं है। तो बॉन्ड है तो वो क्या होगा, एकदम वो आयंस के अंदर डिस्ट्रेट होंगे और दूसरे के आयंस के साथ क्या हो जाएंगे, मिलके हमें क्या दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकेंड टाइप की हम पढ़ेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो का मतलब है कि बहुत टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, बहुत दिन ले सकते हैं, बहुत महीने लग सकते हैं, वहाँ पे साल लग सकते हैं वहाँ पे। ओके, और कई रिएक्शंस ऐसी मैंने बताया कि वो कंप्लीट ही नहीं होती है। तो वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो रिएक्शन है द केमिकल रिएक्शन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which may take days, months, years। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बहुत दिन ले सकते हैं, वो बहुत महीने लग सकते हैं, बहुत साल भी लग सकते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो उसी को क्या बोलेंगे, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी ये। एट रूम टेम्परेचर। देखो जो बहुत स्लो रिएक्शन है ये हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। हम कंडीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर पे हमने कोई भी रिएक्टेंट रख दिया, अब वो प्रोडक्ट बनेगा तो रूम टेम्परेचर पे बनेगा वो। हम उसकी कंडीशंस को चेंज नहीं कर रहे। कंडीशन क्या, कंडीशन उसकी फिक्स है। अब जैसे हमारे पास अगर ग्रेप्स हैं, हमें बताइए अगर इसको 6 to 7 ईयर रखेंगे,
6 to 7 ईयर रखेंगे अगर हम इसको, तभी क्या बनेगा, तभी ये अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, तभी क्या बनेगा, इससे 2 घुट पिला दे, वाइन की फॉर्मेशन होगी यहाँ से। तो ग्रेप को अगर हम 6 से 7 साल रखेंगे तो क्या होगा, इसमें इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ओके, बट वही है कि अगर हम इसके अंदर, ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि हम नॉर्मल कंडीशन से हम उसको रख रहे हैं, हमें पता है कि हम इसके अंदर क्या करें, कुछ ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज करके या फिर कुछ एंजाइम्स का यूज करके हम अगर इसके रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये टाइम क्या लेगा, टाइम कम लेगा, मतलब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो हमने क्या किया, रेट को इंक्रीज कर दिया। पर हमें वो एक्सटर्नल सब्सटेंस हमने ऐड किए हैं, बट जब भी हम वेरी स्लो रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, और कोई भी हमें एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज नहीं करना, मतलब कोई भी हमें कैटलिस्ट का यूज नहीं करना, कोई भी हमें एंजाइम का यूज नहीं करना। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, कोई भी हमें एक्सटर्नल चीज़ों का यूज नहीं करना। तब कितना टाइम लगेगा, 6 से 7 साल लगेंगे यहाँ पे इसको। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो ये वो रिएक्शन है जो अपने आप होंगी, रूम टेम्परेचर पे होंगी, तो बहुत टाइम लगेगा इनको करने में। ओके, जैसे अगर हमें भैया की वाटर की फॉर्मेशन करनी है, कहाँ पे करनी है, रूम टेम्परेचर पे करनी है। कहाँ पे करनी है, रूम टेम्परेचर पे करनी है। तो ये भी क्या है, बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत टाइम लेगा इसको करने में, बहुत टाइम लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसी हैं खैर कि जो क्या होती हैं, जो बहुत टाइम लगती हैं, जो काफ़ी दिन भी लग सकते हैं, काफ़ी महीने भी लग सकते हैं, उसमें साल भी लग सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने। जैसे यहाँ पे 6 से 7 साल लग रहे हैं। पर ये ध्यान रखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम ये बातें कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे कोई भी हम इसमें एक्सटर्नल सब्सटेंस का ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर, और रूम टेम्परेचर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली चेंज आएगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, पर उसकी बात हम अलग करेंगे। स्लो रिएक्शन है तो मतलब रूम टेम्परेचर हम क्या करें, यहाँ पे बात करें, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो ये थी हमारी बहुत फास्ट रिएक्शन, ये क्या है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है। बहुत फास्ट रिएक्शन को भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है। और जो बहुत स्लो रिएक्शन है इसको भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम लगेगी। तो अब जैसे कोई ये रिएक्शन है, 6 से 7 साल लगे यहाँ पे, अब हमें इसमें जैसे ग्रेप्स रखेंगे हम उसको फर्मेंटेशन करने के लिए, तो हम उसको ऑब्जर्व करके थोड़ा देखते रहेंगे कि हाँ ये कब इसमें चेंजेस होंगे, हाँ इसमें ये चेंज हुआ है, नहीं देख सकते भाई, क्योंकि बहुत क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो इस टाइप की भी रिएक्शंस को जनरली हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते, उनको हम ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। तो इस टाइप की रिएक्शन को भी हम जनरली यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्या है, बहुत ही स्लो रिएक्शन है, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उसको देखते रहेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, कब वो चेंजेस आएंगे हम उसको नोट डाउन करेंगे, नहीं कर सकते। हमें तो क्या चाहिए, हमें रिएक्शन एक सही टाइम पे चाहिए जिसके हम चेंजेस क्या कर सकें, ईजिली ऑब्जर्व कर सकें। तो ये थी हमारी वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शन। अब हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो है हमारी मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, रिएक्शन which are not very fast and neither very fast nor very स्लो। ये वो रिएक्शन ना ही बहुत फास्ट होंगी, ना ही क्या होंगे, बहुत स्लो होंगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस जिसको हम जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, ना ही ये बहुत फास्ट होते, ना ही ये बहुत स्लो होती। और यही वो टाइप की रिएक्शन है जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन under chemical kinetics.
यही वो टाइप की रिएक्शन है जिसको हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब देखिए जैसे इसके एग्जांपल लिखोगे, एग्जांपल आ गया डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में ब्रेकडाउन होता है, H2O में और O2 में। किस में ब्रेकडाउन होगा, ये H2O में और O2 में क्या होगा, ये ब्रेकडाउन होगा। ओके, अब हमें पता है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कि अगर जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो क्या करेगा, ये H2 और O2 देगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर इसको हम डार्क में रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। देखो अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो जल्दी क्या देगा, H2 और O2 देगा। इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, इसलिए हम इसको डार्क में रखते हैं, डार्क बॉटल्स के अंदर रखते हैं इसको, पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं इसको, ताकि इसमें सनलाइट ना जा सके। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम इसको डार्क में रखेंगे तो कभी ये डिकम्पोज ही नहीं होगा। डिकम्पोज ये तब भी होगा बट थोड़ा टाइम लेगा। डिकम्पोज ये तब भी होगा, तब क्या लेगा, थोड़ा ये टाइम लेगा। ओके, तो डिकम्पोजिशन तो इसका होना पक्का है। हाँ, कब फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है। सनलाइट में रखेंगे जल्दी होगा, डार्क में रखेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, पर डिकम्पोजिशन इसका होगा। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी मॉडरेट रिएक्शन। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये क्या हो गया हमारा, इथाइल एसीटेट। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी भी होगी। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CONA प्लस C2H5OH। तो ये तो क्या हो गया हमारा, 2 घूंट पिला दे इथाइल अल्कोहल, और ये क्या होगा, सोडियम एसीटेट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी क्या है हमारी, ये एक मॉडरेट रिएक्शन। ऐसे ही जो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर वो भी क्या है हमारी, वो भी हमारी मॉडरेट रिएक्शन है। ओके, तो यही टाइप की रिएक्शन है जिसको हम इसमें क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, अब देखो हमने 3 टाइप की रिएक्शन करी, बहुत फास्ट, बहुत स्लो और मॉडरेट टाइम। मॉडरेट टाइम को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जो नेचुरली सही टाइम लेती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वेरी स्लो और वेरी फास्ट रिएक्शन को हम कभी स्टडी नहीं कर सकते। देखो जो वेरी स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन को हमें फास्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेप्स से अगर आप क्या बनाओगे, वाइन बनाओगे, तो उसमें क्या लगेगा, उसमें 6-7 साल लगेंगे। बट हमें तो टाइम नहीं है हमारे पास इतना, हमें रिएक्शन क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो हम इसके अंदर एंजाइम्स ऐड कर देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर हम ऐसे एंजाइम्स ऐड करेंगे, ऐसे कैटलिस्ट ऐड करेंगे, रिएक्शन को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। मतलब हम इसकी कंडीशंस को चेंज कर देंगे। तो रिएक्शन किस में आ जाएगी, मॉडरेट टाइम में आ जाएगी। रिएक्शन किस में आएगी, मॉडरेट टाइम में। और जो बहुत फास्ट रिएक्शन है इसको हम स्लो डाउन कर देंगे ऐसे सब्सटेंस ऐड करके, तो वो भी किस में आ जाएगी, मॉडरेट टाइम में आएगी। हमें पता ना जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं, इसमें वो पढ़ेंगे हम। कैटलिस्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को बढ़ा दे, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर दे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। तो इन दोनों रिएक्शंस में हम एक्सटर्नल सब्सटेंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स का यूज करके हम उसको मॉडरेट जो रिएक्शन है, मॉडरेट टाइम की रिएक्शन है, हम उसके उस कैटेगरी के अंदर हम इसको ले आएंगे। जैसे ही इस कैटेगरी के अंदर आए तब तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तब हम इसका मैकेनिज्म क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। समझ आया ना, इन दोनों रिएक्शंस को भी स्टडी किया जाता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करके। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे एक बार चेंज हो गए, इसमें रिएक्शन आ गई, तब हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो ये थी हमारी 3 टाइप की रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेस पे। रेट के बेस पे हमने रिएक्शन को क्या किया, कैटेगराइज किया। अब हम करेंगे स्टेप्स के बेस पे रिएक्शन को कैटेगराइज। स्टेप्स के बेस पे रिएक्शन को कैटेगराइज करने से पहले मैं आपको इसके ग्राफ बता देता हूँ कि वेरी फास्ट, वेरी स्लो या मॉडरेट, इसका ग्राफ कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये है हमारा टाइम और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब इनिशियल जब रिएक्शन हुई नहीं स्टार्ट, इसको ध्यान सुनना, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट क्या होगा हमारा, 100% होगा। रिएक्टेंट क्या होगा हमारा, 100% होगा। जैसे रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या हो गया, रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यही तो होता है कि जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट 100% है,
तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो रिएक्टेंट कम होना शुरू हो गया और प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया, और जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट हमारा 0 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा 100% हो जाएगा। इस तरह काम करता है। ओके, अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। इस तरह से देखो, पहले कंसंट्रेशन जब टाइम 0 था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या थी, मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे टाइम क्या हुआ, लेट्स से कि ये जो टाइम है वो 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻14 सेकंड। तो रिएक्शन क्या हो गया, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो गया, 0 हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वर्सेस टाइम हो गया। ओके, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम भी बना सकते हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन। अब हम करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब है कि जैसे हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इनिशियली इतनी थी, तो बहुत 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 टाइम ले रही है कम होने में, बहुत क्या ले रही है, टाइम ले रही है बहुत ही कम होने में, इस तरह से। तो ये क्या है, ये हमारा टाइम है। बहुत टाइम लगेगा तब जाके रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी, तब जाके क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो ये होगी हमारी वेरी स्लो रिएक्शन। और ऐसे अगर हम ड्रॉ करें मॉडरेट रिएक्शन का, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारा टाइम। ये रिएक्शन क्या हो गया हमारी कंप्लीट से कि यहाँ पे क्या, ये अज्यूम कर लो कि 1 मिनट है, तो रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी मॉडरेट रिएक्शन है। ओके, तो ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट की ड्रॉ करना चाहोगे तो इसको प्रोडक्ट में भी बना सकते हो आप। इसको प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे आप, ये कर दोगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट का, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले क्या थी, मैक्सिमम थी। पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, और फिर क्या हो गया, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया जितना क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था। ओके, तो ये कंसंट्रेशन ऐसे आप इसमें भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया मॉडरेट रिएक्शन का ग्राफ। क्लियर। तो इस तरह से आप नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के अंदर कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको एक रिएक्शन दे देगा, बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, वेरी फास्ट है, वेरी स्लो है, या फिर क्या है, मॉडरेट है, नहीं पूछेगा। बस ये तो हम इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन में हमें बेसिक टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि बताओ कौन सी टाइप की रिएक्शन है, नहीं पूछेगा। ऐसे तो बहुत टन्स ऑफ रिएक्शंस हैं, हम सबको थोड़ा कैटेगराइज करने बैठे हैं कि कौन सी वेरी फास्ट है, कौन सी वेरी स्लो है, और कौन सी मॉडरेट में आएगी, हम नहीं कर सकते उसको। ओके, तो इसलिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, ग्राफ्स थोड़ा बहुत आपको समझ आना चाहिए, बेसिक ग्राफ्स हैं, आगे हम इसमें ही काफ़ी चेंजेस भी करेंगे। क्लियर। सेकेंड टाइप की जो हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप। देखो स्टेप के बेस पे हम रिएक्शन को दो तरह उसको कैटेगराइज करते हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, एक क्या होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं क्यों बता रहा हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन का आगे बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है, उसकी हेल्प से हम काफी चीजें कैलकुलेट भी करेंगे। तो पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री अगर कहीं टर्म आ गया है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, एलिमेंट्री टर्म आएगी बार बार। एलिमेंट्री का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले करेंगे हम एलिमेंट्री कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है। देखो अगर कोई रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप में हो जाए, अगर कोई रिएक्शन हमारी एक स्टेप में हो जाए उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हमारी एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, मतलब मल्टी स्टेप में हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई एक से ज्यादा स्टेप ले रही है, 2, 3, 4, 5, 10 जितने मर्जी ले, वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और जो सेकंड है, सेकंड क्या है हमारी
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे इसके एग्जांपल, हमारे पास क्या है? NO है, और NO अगर हम 2 लें तो क्या बन जाएगा? N2O2। हमारे पास NO और NO को 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? N2O2। तो ये क्या हुई? ये एक स्टेप में रिएक्शन हुई है। ओके, अब जैसे यहाँ पे लें हम इसको, अगर हमारे पास NO है उसके अंदर अगर हम O2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये NO2 बनेगा। अगर हमारे पास NO है उसके अंदर O2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? NO2 बनेगा। ये तो ये हो गया। अब देखने में तो ये भी क्या लग रही है? एक स्टेप की रिएक्शन लग रही है, बट एक्चुअल में ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में क्या है? मैकेनिज्म में पहले NO और NO दोनों कंबाइन किए हैं। पहले में दोनों क्या है? NO और NO क्या किया? इन्होंने कंबाइन किया। NO और NO कंबाइन करके क्या देंगे हमें? N2O2। NO और NO कंबाइन करके क्या देंगे? ये N2O2। अब जो हमें N2O2 मिला है उसके अंदर अगर हम O2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ NO2, ट्वाइस ऑफ NO2। ओके, तो NO और NO कंबाइन करके पहले N2O2 दिया हमें, N2O2 ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या दे दिया हमें? NO2 दे गया। तो रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है? 2 स्टेप में हुई है। लिखा तो हमने खैर एक स्टेप में है, इसको फर्स्ट में सिंगल स्टेप में लिखते हैं उसको, बट मैकेनिज्म कितने स्टेप में हुआ है वो उसका मैटर करता है। तो कितने स्टेप में रिएक्शन है? ये 2 स्टेप में रिएक्शन है। ओके, अब देखो, अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका क्या करूं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका कैसे बनेगा? यहाँ पे है एनर्जी, और यहाँ पे क्या आएगा? रिएक्शन प्रोसीड। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा बनेगा? ये रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक ही स्टेप में रिएक्शन क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसका बनाऊं, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे क्या आएगा? रिएक्शन प्रोसीड। देखो, ये हमारा रिएक्टेंट और ये क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट हुआ। एक स्टेप ये हो गया, फिर नीचे आया, फिर एक स्टेप ये हो गया। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है ये, और ये क्या हुई है? सिर्फ सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुई है। ओके, तो अगर ये डायग्राम आपको समझ नहीं आ रही, वैसे तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, बट अगर इनकेस आपने वहाँ पे सही से नहीं किए, इस चैप्टर के अंदर हम इनको सही से करेंगे। अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि सर ये कैसे आपने ड्रॉ किया, ये कैसे किया, क्या है, क्या नहीं है। हम इसको सही से स्टडी करेंगे अलग से इसको। ओके, अभी बता दूं कि ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखो, ये तो हमारा रिएक्टेंट है और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। बीच में एक कंपाउंड और बना है, ये क्या होगा? ये हमारा इंटरमीडिएट होगा। ये क्या होगा? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या होगी? ये इंटरमीडिएट हो गया। जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो पहले रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाया? इंटरमीडिएट बनाया। रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया? इंटरमीडिएट बनाया। फिर इंटरमीडिएट ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। इंटरमीडिएट ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। तो प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। ओके, तो रिएक्शन क्या हो गया हमारी? जैसे 2 स्टेप की रिएक्शन, ऐसे ही कई और स्टेप भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो वो क्या होगी? वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो ये क्या थी? ये हमारी एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर एक से ज़्यादा स्टेप ले रहे हैं तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, बेसिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से कैसे हमने इसको रिलेट किया, केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट से हमारा सही से टॉपिक शुरू हो जाएगा। रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सारे जो टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वहाँ से क्या हो जाएंगे स्टार्ट। तो आपने इसको साथ साथ करना है, साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। जो भी मैं लिखा रहा हूँ आपने साथ साथ लिखना है। कई बार बातें ऐसे हैं, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि सारी मैं नोट डाउन कर दूँ बोर्ड पे, बट कई बार ऐसा है कि नोट डाउन नहीं होते, तो आपने वो भी लिखनी है। और कई बच्चों को मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है कि सर आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, तो भाई आपके पास ऑप्शन है, उसको आप कम भी कर सकते हो। ट्राई कर तो मैं आराम से बोलूँ, बट आपके पास ऑप्शन है, उसमें जो स्पीड है उसको 0.75 पे आप करके ईजिली देख भी सकते हो। ओके।